Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बहुत ही फैसिनेटिंग और फाउंडेशनल चैप्टर पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। प्राचीन ग्रीस मतलब एंशिएंट ग्रीस। हाँ, और ये सिर्फ कुछ राजाओं या लड़ाइयों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जड़ें वो कहाँ से जुड़ी हैं। और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से तो ये बेहद महत्वपूर्ण है ही, खासकर जीएस पेपर 1 और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो आज हम खास तौर पर ग्रीस के शुरुआती दौर पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, लगभग 700 बीसी से 300 बीसी के आसपास का समय। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हम उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रीस का जो अनोखा भूगोल है, उसकी यूनिक ज्योग्राफी, उसने असल में उनकी पूरी सभ्यता की दिशा तय कर दी। तो मिशन क्लियर है। सोर्सेस से फैक्ट्स, नेम्स, प्लेसेस, टर्म्स, इनको निकालकर एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है ना? बिल्कुल। सतही कहानियों से आगे बढ़कर ये समझना कि पेरिक्लीज और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जैसे विचार वो पैदा ही क्यों हुए, क्या हालात थे। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि ग्रीस की कहानी मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी नहीं है। हाँ, वहाँ जमीन की बहुतायत थी, यहाँ नहीं। ग्रीस की कहानी असल में कमी और अभाव की कहानी है, और इसी कमी ने उन्हें एक बिल्कुल अलग रास्ते पे डाल दिया। ठीक है, तो चलिए जमीन से ही शुरू करते हैं, या शायद समुद्र से कहना चाहिए। ग्रीस का नक्शा देखें तो सबसे पहले क्या दिखता है? पहाड़ और पानी। एक पहाड़ी प्रायद्वीप, अ माउंटेनस पेनिनसुला, जो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में फैला हुआ है। और द्वीप भी बहुत सारे हैं। हाँ, सोर्स बताता है कि लगभग 2000 द्वीप हैं, ज्यादातर एजियन सागर में, और पश्चिम में आयोनियन सागर है, और काला सागर भी उनकी दुनिया का अहम हिस्सा था। 2000 द्वीप। और सोर्स ये भी कहता है कि शायद ही कोई ग्रीक तट से 85 मील से ज्यादा दूर रहता हो। हाँ, मतलब समुद्र उनकी जिंदगी का हिस्सा था, वो सिर्फ नज़ारा नहीं था। उनके हाईवे की तरह थे शायद। बिल्कुल। एजियन, आयोनियन, काला सागर, ये सिर्फ पानी के बड़े एक्सपेंस नहीं थे, ये जरूरी ट्रांसपोर्ट रूट्स थे। इन्होंने ग्रीस के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा, और क्रूशल बात यह है कि बाहरी दुनिया से भी जोड़ा। और यहीं पर फिर व्यापार मतलब ट्रेड की बात आती है, जो उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था। नहीं, जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी। क्यों? क्योंकि जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। सोर्सेस बताते हैं कि ग्रीस में नेचुरल रिसोर्सेज की काफी कमी थी। जैसे इमारती लकड़ी, टिम्बर, जहाजों और घरों के लिए जरूरी कीमती धातुएं, प्रेशियस मेटल्स, और सबसे बड़ी कमी थी खेती लायक जमीन की, यूजेबल फार्मलैंड की। अनुमान है कि सिर्फ 20% जमीन ही खेती लायक थी। हाँ, इतनी कम जमीन पर आप एक बड़ी आबादी को कैसे खिलाएंगे? मुश्किल था। तो इसने उन्हें बाहर देखने पर मजबूर किया। बिल्कुल। जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए था, वो जुटाने के लिए उन्हें ट्रेड करना ही पड़ा। ये उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी थी एक तरह से, जो भूगोल ने तय की थी। ठीक है। अब जमीन की बात करते हैं। पहाड़। सोर्स कहता है उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, रगड माउंटेनस टेरेन। और पहाड़ क्या करते हैं? वो जोड़ते नहीं, वो बांटते हैं, बाधाएं खड़ी करते हैं। सही कहा। तो एक बड़े जुड़े हुए भूभाग की जगह ग्रीस में पहाड़ों से बंटी हुई रहने लायक जमीन की छोटी छोटी पॉकेट्स थीं, और इसका सीधा असर उनकी राजनीति पर पड़ा। कैसे, जरा समझाएं। देखिए, इन पहाड़ों ने ग्रीक बोलने वाले लोगों को अलग थलग समुदायों में, आइसोलेटेड कम्युनिटीज में बांट दिया। ये मिस्र की तरह नहीं था, जहां नील नदी सबको जोड़ती थी। हाँ, और एक राजा के लिए पूरे इलाके पर शासन करना आसान था। ग्रीस में ऐसा नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जियोग्राफिकल फ्रैगमेंटेशन ने पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया। सही। जिन्हें वो पॉलिस कहते थे। यहीं से उनका रास्ता बना एक तरह से। ये स्वतंत्र नगर राज्य थे। और पहाड़ों ने खेती की जमीन की कमी को और बढ़ा दिया होगा। जाहिर है, कम समतल जमीन थी, इसने आबादी को भी छोटा रखा, समुद्री व्यापार को और जरूरी बना दिया, और शुरुआत में बड़े साम्राज्यों को बनने से रोका। इसने स्थानीयता, लोकलिज्म को बढ़ावा दिया।
लोग अपने इलाके के प्रति ज्यादा वफादार थे। अच्छा, जमीन देख ली, समुद्र देख लिया, अब जलवायु, क्लाइमेट। सोर्स कहता है मध्यम जलवायु थी, मॉडरेट क्लाइमेट। गर्मियां सूखी, सर्दियां हल्की और गीली। हाँ, और ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। इस सुखद मौसम ने लोगों को घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन मतलब पब्लिक लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, कैसे? सोचिए जरा, लोकतंत्र की बहसें कहाँ होती थी? खुली हवा में। हाँ, अगोरा में, जो पब्लिक स्क्वायर होता था। फिलॉसफी पे चर्चा बाहर होती थी, नाटक खुले एम्फी थिएटर्स में खेले जाते थे। इस मौसम ने लोगों को एक साथ बाहर आने, मिलने जुलने, बहस करने का एक माहौल दिया। ये दिलचस्प है। तो भूगोल ने एक तरह से मंच तैयार कर दिया। अब बात करते हैं शुरुआती किरदारों की। क्लासिकल ग्रीस से पहले कौन थे? माइसीनियाई। हाँ, ग्रीक मुख्य भूमि पर, ग्रीक मेनलैंड पर पहली बड़ी सभ्यता। सोर्सेस के मुताबिक ये लोग लगभग 2000 बीसी में ग्रीस आए थे। और इन्होंने किलेबंद शहर बसाए। बिल्कुल, फोर्टिफाइड सिटीज। सबसे मशहूर शहर था माइसीने, दक्षिणी ग्रीस के पेलोपोनेसिस में। एक चट्टानी पहाड़ी पर बना, मजबूत दीवारों से घिरा हुआ, काफी रक्षात्मक। क्या ये लोग दुनिया से कटे हुआ थे? नहीं, वो क्रेते द्वीप पर फल फूल रही मिनोअन सिविलाइजेशन के संपर्क में आए। मिनोअन अपनी कला, अपने महलों और समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते थे। तो माइसीनियाई लोगों ने उनसे सीखा? बहुत कुछ सीखा। समुद्री व्यापार के तरीके, उनकी लेखन प्रणाली, राइटिंग सिस्टम को अपनाया और उसे ग्रीक भाषा के लिए ढाला। और उनकी कला और संस्कृति को भी अपनाया। ये पैटर्न था सीखने का, समुद्र के जरिए। ये पैटर्न तो शुरुआत से ही दिख रहा है। और इसी माइसीनियाई युग से जुड़ी है वो मशहूर कहानी ट्रोजन युद्ध, द ट्रोजन वॉर। हाँ, वही लगभग 1200 बीसी में माइसीनियाई और ट्रॉय शहर, जो आज के तुर्की में है, उनके बीच लड़ा गया युद्ध। कहानी तो सबको पता है। ट्रॉय के राजकुमार ने ग्रीक नानी हेलेन का अपहरण किया और फिर 10 साल तक युद्ध चला। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानी थी या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? सदियों तक तो यही माना गया कि ये सिर्फ कहानी है। लेकिन 1870s में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, हेनरिक श्लीमेन। उन्होंने ट्रॉय में खुदाई की। और उन्हें कुछ मिला? हाँ, उन्हें उस दौर के शहर की परतें मिली, जिनमें आग से तबाही के सबूत थे। अब उनके तरीकों पर कुछ सवाल जरूर उठे, लेकिन उनकी खोज ने ये संकेत दिया कि इन महाकाव्यों के पीछे शायद कोई ऐतिहासिक सच्चाई छुपी हो सकती है। दिलचस्प। लेकिन माइसीनिया सभ्यता का फिर पतन हो गया? हाँ, लगभग 1200 बीसी के आसपास ट्रोजन युद्ध के समय के करीब ही ये सभ्यता ढह गई। सोर्सेज बताते हैं कि समुद्री हमलावर थे, सी रेडर्स। अच्छा। और इस समय पूरे पूर्वी भूमध्य सागर में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। शहर जला दिए गए, व्यापार रुक गया। ये एक बड़ा कोलैप्स था। और इस उथल-पुथल के बीच एक नया समूह आया, डोरियन। हाँ, डोरियन लोग आए। और ये लोग माइसीनियाई लोगों की तुलना में शायद सांस्कृतिक रूप से उतने विकसित नहीं थे। तो इनके आने के बाद ग्रीस में एक गिरावट का दौर शुरू हुआ, जिसे ग्रीक अंधकार युग कहते हैं, ग्रीक डार्क एजेस। ये चला लगभग 1150 बीसी से 750 बीसी तक। अंधकार युग क्यों कहते हैं इसे? ऐसा क्या हुआ इस दौरान? कई चीजें हुई। केंद्रीकृत शासन खत्म हो गया, व्यापार ठप पड़ गया, और सबसे बड़ी बात, लिखने की कला, द स्किल ऑफ राइटिंग, वो खो गई। लिखने की कला खो गई, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिना लिखे समाज कैसे चलता होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा नुकसान था। देखा जाए तो समाज बहुत लोकल हो गया, सिंपलर हो गया। इतिहास, कानून, कहानियां, सब कुछ मौखिक रूप से, ऑरली, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा। और यहीं पर होमर का नाम आता है ना? बिल्कुल। परंपरा कहती है कि होमर एक अंधे कहानीकार थे, ब्लाइंड स्टोरी टेलर। उन्होंने अंधकार युग के अंत के आसपास, मतलब लगभग 750-700 बीसी में 2 महान महाकाव्य रचे, एपिक पोएम्स। इलियड और ओडिसी। हाँ, इलियड ट्रोजन युद्ध पर आधारित है और ओडिसी ओडिसियस की घर वापसी की कहानी है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रीक लोगों के लिए एक तरह से उनकी बाइबल बन गई। इन्होंने इतिहास को जिंदा रखा, वीरता के मूल्यों को, हीरोइक वैल्यूज जैसे करेज और ऑनर को सिखाया, और उस दौर में जब लिखना भूल चुके थे, एक साझा संस्कृति, एक कॉमन कल्चर का आधार दिया। और इन महाकाव्यों के साथ साथ मिथ्स की भी बड़ी भूमिका थी। हाँ, पौराणिक कथाएं। सोर्सेस कहते हैं कि मिथक पारंपरिक कहानियां थीं, खासकर उनके देवताओं के बारे में।
इन मिथकों का मकसद क्या था? क्यों बनाई इतनी कहानियां? मुख्य रूप से दुनिया को समझने के लिए, प्रकृति की घटनाओं को समझने के लिए, जैसे मौसम क्यों बदलता है, बिजली क्यों कड़कती है, अच्छा, और इंसानी जज्बातों को समझने के लिए, प्यार, जलन, बदला, लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। देवता अक्सर इन सवालों के जवाब होते थे। और उनके देवता भी बड़े इंसानों जैसे थे। सोर्स उन्हें एंथ्रोपोमॉर्फिक कहता है। ताकतवर लेकिन गलतियां करने वाला। उनकी पत्नी हीरा, हाँ, जो अक्सर ईर्ष्यालु दिखाई जाती हैं। और बेटी एथीना, बुद्धि और युद्ध की देवी, एथेंस शहर की संरक्षक। ये देवता कोई दूर के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, बल्कि इंसानी नाटक के किरदार थे एक तरह से। ठीक है, तो अंधकार युग के बाद जब लिखने की कला खो गई थी और सब कुछ स्थानीय हो गया था, क्या बदलाव आए? लोगों की वफादारी, उनकी लॉयल्टी बदली। पुराने मैसीनियाई राजाओं की याद धुंधली पड़ गई। लोग अब किसी बड़ी पुरानी संस्कृति से ज्यादा अपने आसपास के इलाके से, अपनी घाटी, अपने गांव से जुड़ाव महसूस करने लगे। वो भौगोलिक अलगाव फिर से सामने आया। हाँ, वफादारी बहुत ज्यादा स्थानीय, इंटेंसली लोकल हो गई। और इसी से राजनीतिक संगठन का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक नया रूप उभरा। पोलिस यानी नगर राज्य, द सिटी स्टेट। ये प्राचीन ग्रीस की बुनियादी राजनीतिक इकाई थी, फंडामेंटल पॉलिटिकल यूनिट। पोलिस सिर्फ शहर नहीं था। नहीं, पोलिस शहर और उसके आसपास का ग्रामीण इलाका दोनों मिलाकर बनता था। ये एक स्वतंत्र इकाई थी, इंडिपेंडेंट यूनिट। अपनी सरकार, अपने नागरिक, अपना समुदाय। और हर पुलिस में अक्सर एक ऊंची किलेबंद पहाड़ी होती थी, एक्रोपोलिस। हाँ, एक्रोपोलिस यानी ऊंचा शहर। यहाँ हमले के समय नागरिक शरण लेते थे और यहीं अक्सर मंदिर और जरूरी सरकारी इमारतें होती थीं। एथेंस का एक्रोपोलिस तो बहुत मशहूर है। अच्छा, तो पोलिस के उदय के साथ ही शासन के अलग अलग तरीकों पर प्रयोग शुरू हुए। हाँ, ये एक तरह की पॉलिटिकल लेबोरेटरी थी। राजनीतिक प्रयोगों का एक विस्फोट हुआ। सोर्सेस कई तरह की सरकारों का जिक्र करते हैं जो इस दौरान उभरी या विकसित हुई। कौन कौन से? पहला, राजतंत्र, मोनार्की, एक राजा का शासन, आमतौर पर वंशानुगत। ये माइसीनियाई युग में ज्यादा था, बाद में कम हो गया। ठीक है। दूसरा, अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, कुछ अमीर कुलीन परिवारों, नोबल फैमिलीज का शासन। इनकी ताकत जमीन और खानदान से आती थी। सिद्धांत रूप में सर्वश्रेष्ठ लोगों का शासन। तीसरा था अल्पतंत्र। हाँ, ओलिगार्की। ये भी कुछ लोगों का शासन, लेकिन ये सिर्फ खानदान पर आधारित नहीं होता था। ये धन, वेल्थ या काबिलियत, एबिलिटी पर आधारित हो सकता था, और इसमें शासक वर्ग अक्सर सेना को कंट्रोल करता था। स्पार्टा इसका क्लासिक उदाहरण है। और चौथा, अत्याचारी शासन, टायरनी। ये शब्द आजकल नकारात्मक है, पर तब शायद नहीं था। हाँ, तब इसका मतलब थोड़ा अलग था। टायरेंट वो शक्तिशाली व्यक्ति होता था जो अक्सर आम लोगों के समर्थन से सत्ता पर कब्जा कर लेता था। उन लोगों के समर्थन से जो शायद एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की से नाखुश थे। अच्छा, तो डेमोक्रेसी। बिल्कुल, लोगों का शासन, या ज्यादा सही कहें तो नागरिकों, सिटीजन्स का शासन। फैसले बहुमत से, मेजॉरिटी रूल से होते थे। एथेंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। तो ये सारे सिस्टम, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, टिरैनी और डेमोक्रेसी, ये सब एक ही पॉलिस में अलग अलग समय पे आ सकते थे। बिल्कुल, कभी कभी एक ही पॉलिस के इतिहास में ये सब देखने को मिलता है। ये विविधता कमाल की है ना? चलिए अब दो सबसे बड़े और सबसे अलग पॉलिस की बात करते हैं, स्पार्टा और एथेंस। एक दूसरे से बिल्कुल उलट। पहले स्पार्टा की बात करते हैं। ये कहाँ थे? ये दक्षिणी ग्रीस के उस बड़े प्रायद्वीप पर थे जिसे पेलोपोनेसिस कहते हैं। सोस कहता है कि ये कुरिंथ की खाड़ी की वजह से बाकी ग्रीस से थोड़े कटे हुए थे। शायद इसी वजह से उनकी सोच अंदरूनी और सैन्यवादी, मिलिटरिस्टिक रही। हाँ, हो सकता है इसने उनकी इस संस्कृति को बढ़ावा दिया हो। उनका पूरा समाज असल में एक घटना से बना। कौन सी घटना? अपने पड़ोसी मेसिनिया पर कब्जा, लगभग 725 बीसी में। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ हराया नहीं, बल्कि वहां की पूरी आबादी को अपना गुलाम बना लिया, जिन्हें हेलोट्स कहा गया। हेलोट्स, ये कौन थे? ये पूरी तरह से गुलाम नहीं थे, चैटल स्लेव्स नहीं थे, बल्कि किसान थे जो जमीन से बंधे थे। उन्हें वहीं रह के खेती करनी पड़ती थी और अपनी आधी फसल स्पार्टन्स को देनी पड़ती थी। तो स्पार्टन्स एक तरह से सैनिक वर्ग बन गए जो हेलोट्स की मेहनत पर जी रहे थे। हाँ बिल्कुल, और वो हेलोट्स की मेहनत पर जी रहे थे। ये तो बहुत अस्थिर लगता है। बेहद अस्थिर। और ये बात स्पार्टन्स को तब समझ आई जब लगभग 650 बीसी में हेलोट्स ने विद्रोह कर दिया, एक रिवोल्ट।
ओह, स्पार्टन्स ये देखकर डर गए कि हेलोट्स की संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। ट्रू। सोर्स कहता है लगभग 8 गुना। 8 गुना। 8 से 1 का अनुपात। 8 गुना। इस डर ने उन्हें बदल दिया होगा पूरी तरह से। बिल्कुल, उनका पूरा समाज बदल गया डर की वजह से। उन्होंने विद्रोह तो दबा दिया बेरहमी से, लेकिन वो डर वो बना रहा। इसीलिए सब कुछ सेना के लिए हो गया। सब कुछ मतलब शिक्षा, परिवार, राजनीति, सब। हाँ, सब कुछ सेना की जरूरतों के हिसाब से ढल गया। अनुशासन, ओबीडियंस और ताकत ही सब कुछ थे। नियंत्रण बनाए रखना ही उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। और उनकी सेना बहुत मशहूर हुई, खासकर उनकी फैलेंक्स संरचना। ये क्या थी? फैलेंक्स ये भारी हथियारों वाले पैदल सैनिकों, इन्फेंट्री का एक घना समूह, एक डेंस ब्लॉक होता था। कैसे काम करता था ये? सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, उनकी ढालें, शील्ड्स एक दूसरे को ढकती और भाले, स्पीयर्स आगे निकले होते। ये सैनिकों की एक अभेद्य दीवार जैसी बन जाती थी। इसके लिए तो जबरदस्त अनुशासन चाहिए होगा। हाँ, अविश्वसनीय अनुशासन और एकजुटता। स्पार्टन्स इसी का अभ्यास करते रहते थे। उनका जीवन ही सैनिक बनना था। तो ये था स्पार्टा, डर, नियंत्रण और सेना पर आधारित राज्य। अब बात करते हैं एथेंस की, जो बिल्कुल अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग कहानी। एथेंस भी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरा, लेकिन उनका रास्ता खुलेपन, व्यापार और आखिर में लोकतंत्र की तरफ गया। हमने देखा था कैसे वो मोनार्की से एरिस्टोक्रेसी, फिर ओलिगार्की और टायरनी से होते हुए डेमोक्रेसी तक पहुंचे। हाँ, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआती दौर में काफी तनाव था, खासकर अमीरों और गरीबों के बीच। इसी वजह से लिखित कानूनों, रिटन लॉज की मांग उठी। और यहीं ड्रेको का नाम आता है, 621 BC। बिल्कुल, ड्रेको का कानूनी कोड आया। ये कानून अमीर गरीब सब पर बराबर लागू होता था, जो नई बात थी। लेकिन सजाएं बहुत कठोर थी। हाँ, अविश्वसनीय रूप से कठोर। छोटे मोटे जुर्मों के लिए भी अक्सर मौत की सजा। इसीलिए आज भी हम बहुत कठोर चीजों के लिए ड्रकोनियन शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये उसी से निकला है। तो तनाव कम नहीं हुआ होगा इससे। फिर लोकतंत्र की तरफ कैसे बोले? सुधारों के जरिए, रिफॉर्म्स के जरिए। कुछ प्रमुख नेताओं ने ये सुधार किए। पहले सोलन आए लगभग 594 BC में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्ज के बदले गुलामी, डेट स्लेवरी को खत्म किया और ज्यादा नागरिकों को राजनीति में हिस्सा लेने का मौका दिया। और फिर क्लिस्थनीज। हाँ, बाद में क्लिस्थनीज आए लगभग 500 BC में। उन्होंने अमीरों की ताकत कम की और नागरिकता को खानदान की जगह इलाके, लोकेलिटी से जोड़ा। उन्हें अक्सर एथेनियन लोकतंत्र का संस्थापक माना जाता है। और बाहरी घटनाओं ने भी एथेंस को मदद की? हाँ, बहुत ज्यादा। पार्शियन युद्धों, पर्शियन वॉर्स 499-479 BC, फारसियों को हराने में एथेंस ने अहम भूमिका निभाई। इस जीत का क्या असर हुआ? इस जीत से उन्हें दौलत मिली, इज्जत मिली और एक समुद्री साम्राज्य मिला। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा और उनके स्वर्ण युग, गोल्डन एज का रास्ता खुला। एथेंस का स्वर्ण युग ये कब था? और कला संस्कृति को भी बढ़ावा दिया? बिल्कुल, कलाकारों, लेखकों, दार्शनिकों को बढ़ावा दिया। ये कला, साहित्य, दर्शन और राजनीति का एक सुनहरा दौर था। अद्भुत समय था एथेंस के लिए। और इस दौर की सबसे बड़ी देन थी उनकी अनोखी राजनीतिक व्यवस्था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ, ये एथेंस की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। ये क्या था? आज के लोकतंत्र से अलग कैसे था? ये आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसा नहीं था, जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो फिर एथेंस में योग्य नागरिक, एलिजिबल सिटीजन्स, और हम बात करेंगे कि कौन योग्य था, वो खुद विधानसभा, असेंबली में इकट्ठे होकर कानूनों पर बहस करते थे और वोट डालते थे। अच्छा, मतलब सीधे भागीदारी। हाँ, सीधी भागीदारी। रोजमर्रा के काम अक्सर लॉटरी से चुने गए अधिकारी या परिषदें संभालती थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके। पेरिक्लीज ने खुद इसका वर्णन किया था ना? हाँ, उनका मशहूर अंत्येष्टि भाषण फ्यूनरल ओवेशन, जिसे इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने लिखा है, ये एथेनियन लोकतंत्र के आदर्शों का एक बहुत शक्तिशाली बयान है। क्या खास बातें थी उसमें? पेरिक्लीज ने जोर दिया कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि सभी लोगों के हाथ में है। कानून के सामने सब बराबर है, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो। और तरक्की का आधार? तरक्की का आधार वर्ग, क्लास नहीं, बल्कि काबिलियत, एबिलिटी है। मतलब मेरिटोक्रेसी का सिद्धांत। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी किसी काबिल इंसान को देश सेवा से नहीं रोकती। सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, एक खुली योग्यता आधारित व्यवस्था। हाँ, एक शक्तिशाली विजन था।
लेकिन एक बड़ा लेकिन है, योग्य नागरिक कौन थे? क्या ये सबके लिए था? हाँ, यहीं पर सबसे बड़ी सीमा लिमिटेशन है। सोर्स साफ बताता है कि नागरिकता और राजनीतिक अधिकार सिर्फ स्वतंत्र वयस्क पुरुषों को थे, फ्री अडल्ट मेल्स ओनली। तो कौन बाहर थे? महिलाएं बाहर थीं, गुलाम बाहर थे जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे, और विदेशी फॉरेनर्स भी बाहर थे, भले ही वो पीढ़ियों से एथेंस में रह रहे हों। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे? कोई अधिकार नहीं थे। तो ये लोकतंत्र था, लेकिन हमारे आज के मानकों से बहुत सीमित। बिल्कुल, अपने समय के हिसाब से क्रांतिकारी था, अग्रणी था, पर विशिष्टता पर बना हुआ था, एक्सक्लूसिव था। यूपीएससी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र की इन सीमाओं को पहचानना। सही कहा। अब राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो ग्रीक विरासत, ग्रीक लेगेसी तो बहुत बड़ी है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पश्चिमी सोच और संस्कृति के लगभग हर क्षेत्र में फैली हुई है। जैसे उनकी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज, जिससे हमें विज्ञान और दर्शन के कई मूल शब्द मिले हैं। ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स उन्हीं की देन है, जिन्हें आधुनिक समय में फिर से शुरू किया गया। और दार्शनिकों का विचार? हाँ, फिलोसोफर्स यानी ज्ञान के प्रेमी, लवर्स ऑफ विजडम, ये विचार की तर्क, रीजन से सच की खोज करनी है। उनकी कला और वास्तुकला के बारे में क्या? सोर्स कहता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ नकल करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका लक्ष्य ऊंचा था, आदर्शों को, आइडियल्स को दिखाना, सुंदरता, ब्यूटी, सामंजस्य, हार्मनी, व्यवस्था, ऑर्डर, संतुलन, बैलेंस। उनका मानना था कि कला इन आदर्शों को जाहिर कर सकती है। ये उनकी मूर्तियों और मिट्टी के बर्तनों में दिखता है? हाँ, उनकी मूर्ति कला, स्कल्पचर और मिट्टी के बर्तनों, पॉटरी में वो परफेक्ट अनुपात, प्रपोर्शन और शांति, सिरेनिटी दिखाने की कोशिश करते थे। और उनकी इमारतों में भी, जैसे मंदिर, पार्थेनन। हाँ, मंदिरों में भी यही संतुलन, सामंजस्य और समरूपता, सिमेट्री दिखती है। ये तर्क पर आधारित सुंदरता थी, रैशनल प्रिंसिपल्स पर आधारित एस्थेटिक। मंदिर के अंदर क्या होता था? मंदिर के अंदर के मुख्य कमरे में, जिसे सेला या नायोस कहते थे, देवता की मूर्ति होती थी, और वो खजाना भी होता था जहां कीमती चढ़ावे रखे जाते थे। बाहर के स्तंभ, कॉलम्स और डिजाइन, वो सब व्यवस्था और सामंजस्य दिखाते थे। कला से अब विज्ञान और गणित की ओर आते हैं। यूक्लिड का नाम आता है, उनकी किताब एलिमेंट्स। हाँ, यूक्लिड की ज्योमेट्री की किताब एलिमेंट्स, ये सिर्फ फॉर्मूलों का कलेक्शन नहीं थी। तो क्या था? यूक्लिड ने उस समय तक के ज्यामिति के ज्ञान को कठोर तर्क, रिगरस लॉजिक से व्यवस्थित किया। उन्होंने बुनियादी परिभाषाओं, डेफिनेशंस और स्वयं सिद्धों, एक्सियम से शुरू करके सैकड़ों प्रमेय, थियरम्स साबित किए। अच्छा। ये निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग का तरीका था, जिसने हजारों साल तक गणित और विज्ञान की सोच को प्रभावित किया। शायद ये अब तक की सबसे प्रभावशाली टेक्स्ट बुक है। कमाल है। और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में क्या किया? वहां भी उन्होंने ज्यामिति और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण काम किया। एराटोस्थेनीज का नाम आता है। उन्होंने क्या किया था? 3री शताब्दी बीसी में उन्होंने कमाल का काम किया। उन्होंने पृथ्वी की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ का अनुमान लगाया, और वो भी काफी सटीकता से। कितना सटीक? सोर्स के हिसाब से उनका अनुमान 28,000 से 29,000 मील के बीच था। और असल मान? असल मान लगभग 24,860 मील है। तो उस जमाने के हिसाब से ये अविश्वसनीय रूप से सटीक था। उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने 2 शहरों के बीच की ज्ञात दूरी और दोपहर के सूरज की छाया के कोण का इस्तेमाल किया। ज्यामिति का शानदार अनुप्रयोग था ये। वाह। और कोई खगोलीय विचार, कुछ सही कुछ गलत? हाँ, दोनों थे। अरिस्टाकस नाम के एक विचारक थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल का विचार दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये तो सही था। हाँ, विचार सही था, लेकिन ये तब लोकप्रिय नहीं हुआ, और उन्होंने सूर्य के आकार का अनुमान भी गलत लगाया था। तो किसका विचार माना गया? बाद में टॉलमी आए, 2री शताब्दी एडी में। उन्होंने भू केंद्रित मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये मॉडल गलत था, पर गणितीय रूप से काफी उन्नत था, और अगले 1400 साल तक पश्चिमी खगोल विज्ञान पर हावी रहा। क्या उन्होंने इस ज्ञान का तकनीकी इस्तेमाल भी किया, मशीनें वगैरह? हाँ, बिल्कुल। व्यावहारिक अनुप्रयोग भी महत्वपूर्ण था। सोर्स लीवर, पुली, पंप जैसी बुनियादी मशीनों की समझ और विकास का उल्लेख करता है। आर्किमिडीज इसके बड़े उदाहरण हैं। हाँ, आर्किमिडीज का नाम तो सुना है। वो अपने सैद्धांतिक काम और व्यावहारिक आविष्कारों, इन्वेंशंस दोनों के लिए जाने जाते थे।
और अंत में उन दार्शनिकों पर आते हैं जिन्होंने पश्चिमी सोच की नींव रखी, सुकरात 470-499 BC। उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, हम उन्हें उनके शिष्य प्लेटो के जरिए जानते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उनका तरीका, सुकराती पद्धति, द सुक्राटिक मेथड। वो लगातार सवाल जवाब करते थे। वो लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि लोगों को बातचीत में खींचते थे, उन्हें अपनी मान्यताओं पर सोचने और अपनी अज्ञानता या विरोधाभासों को पहचानने पर मजबूर करते थे। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान आत्म परीक्षा से, सेल्फ एग्जामिनेशन से आता है। उनका मशहूर कथन है, सिर्फ एक ही अच्छाई है, ज्ञान, और एक ही बुराई, अज्ञानता। लेकिन उनके सवालों ने उन्हें मुश्किल में भी डाला। हाँ, एथेनियन समाज पर उनके सवालों के कारण उन पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा मिली, लेकिन उनका तरीका आज भी जिंदा है। और उनके शिष्य प्लेटो ने अरस्तू को पढ़ाया। हाँ, अरस्तू, एरिस्टोटल 384-322 BC। सोर्स बताता है कि वो एक डॉक्टर के बेटे थे और प्लेटो की एकेडमी में एक स्टार छात्र थे। अरस्तू का योगदान क्या था? वो तो बहुत विशाल है। हाँ, लगभग हर चीज में उन्होंने दुनिया की प्रकृति, इंसानी विश्वास, विचार, ज्ञान, सब पर सवाल उठाए। उनके काम ने तर्क, लॉजिक, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिकी, फिजिक्स, नैतिकता, एथिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्रों की नींव रखी। उन्होंने व्यवस्थित विश्लेषण, सिस्टमैटिक एनालिसिस और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन से पूरे विषयों का आविष्कार किया। एक तरह से पश्चिमी विचारों पर उनका प्रभाव जबरदस्त है, बताना भी मुश्किल है। तो अगर हम पूरी विरासत को समेटें, राजनीतिक विचार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कानून का शासन, नागरिकता का विचार, भले ही सीमित था। हाँ। फिर दर्शन, विज्ञान, गणित, कला, भाषा, ये सब ग्रीस की देन है, किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। ये विचार के राज्य को कानूनों से चलना चाहिए, न कि सिर्फ शासकों की मर्जी से, और नागरिकों के अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, ये उस समय के लिए क्रांतिकारी था। यूपीएससी रेलेवेंस। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो मुख्य धागा क्या है? व्हाट्स द बिग पिक्चर हियर? मेरे ख्याल से ये वापस भूगोल पर आता है। ग्रीस की वो कठोर जमीन, संसाधनों की कमी, पहाड़ों का बंटवारा, हाँ, इन चीजों ने पैराडॉक्सिकली उन्हें मजबूर किया समुद्र की ओर जाने के लिए, व्यापार करने, दूसरी संस्कृतियों से सीखने के लिए, जैसे माइसिनियाई लोगों ने मिनोअन से सीखा। बिल्कुल। और उसी भौगोलिक बिखराव ने स्वतंत्र पोलिस को जन्म दिया, जिसने प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, नवाचार, इनोवेशन और राजनीतिक प्रयोगों, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दिया। हाँ, स्पार्टा के कठोर अनुशासन से लेकर एथेंस के लोकतंत्र के विजन तक। ये कमाल की विडंबना है, आयरनी है। उनकी कमजोरियां, उनका अभाव एक तरह से उनकी ताकत बन गया। सही कहा। वे मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह उपजाऊ जमीन पर आराम से नहीं बैठ सकते थे। उन्हें गतिशील होना पड़ा, डायनामिक होना पड़ा। व्यापारी बने, उपनिवेशक बने, कॉलोनाइजर्स, बहस करने वाले बने, लगातार अनुकूलन और नवाचार करते रहे। हाँ, इसने उन बड़ी नदी घाटी सभ्यताओं की तुलना में एक बिल्कुल अलग तरह की सभ्यता का निर्माण किया। बिल्कुल। तो अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ। ये जो मूल विचार है कि ग्रीक सभ्यता कमी से, स्कैरसिटी से जन्मी थी, जिसने उन्हें समुद्र पर निर्भर बनाया, ये बात उन्हें मिस्र या मेसोपोटामिया की कृषि आधारित सभ्यताओं से कैसे अलग करती है? अच्छा सवाल है। और क्या इसने बाद के यूरोपीय खोजकर्ताओं और साम्राज्यों के लिए भी कोई पैटर्न सेट किया? इस पर सोचा जा सकता है। और शायद होमर के महाकाव्यों में जो व्यक्तिगत नायक का आदर्श है, इंडिविजुअल हीरो का, हाँ, सम्मान और महिमा के लिए प्रयास करना, वो हमें उस चुनौतीपूर्ण, प्रतिस्पर्धी, समुद्री माहौल में बनी संस्कृति के बारे में क्या बताता है? ये भी सोचने वाली बात है, गहरे सवाल हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं जो हमने आज सीखा। तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। पहला, ग्रीस का भूगोल, पहाड़, समुद्र, कम उपजाऊ जमीन, इसने व्यापार और स्थानीयता को बढ़ावा दिया। सही। दूसरा, माइसिनियाई सभ्यता, ट्रोजन युद्ध और फिर अंधकार युग, जिसमें लिखने की कला खो गई थी। तीसरा, होमर के महाकाव्य और मिथकों ने उस अंधकार युग में संस्कृति को जिंदा रखा। चौथा, पोलिस यानी नगर राज्य का उदय हुआ और शासन की विभिन्न प्रणालियां, राजतंत्र, अभिजात तंत्र, अल्पतंत्र, अत्याचारी शासन और लोकतंत्र का प्रयोग हुआ। पांचवां, हमने स्पार्टा और एथेंस की तुलना की,
स्पार्टा एक सैन्य राज्य, हीलॉट्स पर नियंत्रण, फैलंक्स। एथेंस लोकतंत्र का विकास, ड्रेको, सोलॉन, क्लेस्थनीज, पेरिक्लीज और स्वर्णयुग। छठा, एथेनियन प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझा और उसकी सीमाओं को भी देखा कि वो सिर्फ स्वतंत्र वयस्क पुरुषों के लिए था। और सातवां, ग्रीक विरासत की बात की भाषा, खेल, कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का योगदान। हाँ, ये थे आज के मुख्य बिंदु। उम्मीद है एस्पिरेंट्स को इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण से आपने क्या सीखा? स्पार्टा और एथेंस, इन दो अलग अलग रास्तों में से आपको कौन सा ज्यादा प्रभावशाली लगा और क्यों? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.